नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ना एक अजीब सी उलझन है। मतलब हमारे पास 5 बड़ी सर्वे एजेंसियों के आंकड़े हैं, सट्टा बाजार का भी अनुमान है। और कुछ दिलचस्प विश्लेषण भी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब मिलकर तस्वीर को साफ करने के बजाय और भी धुंधला कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यह बताना नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये समझना है कि ये सर्वे इतनी अलग अलग कहानियां क्यों सुना रहे हैं और वो कौन से छिपे हुए फैक्टर्स हैं जो 14 नवंबर को सारे अनुमानों को पलट सकते हैं। हाँ, और इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो इस बार की बम्पर वोटिंग को लेकर है। जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो दो ही बातें होती हैं, या तो सत्ता के पक्ष में लहर होती है या फिर सत्ता के खिलाफ। तो बिहार किस रास्ते पर है? और इस पूरे खेल में एक नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर मुकाबले को कितना पेचीदा बना रहा है, यहीं से साली गानी शुरू होती है। हाँ, तो चलिए प्रशांत किशोर से ही शुरू करते हैं। उनकी जन सुराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड लगता है। हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें उनके प्रदर्शन के 3 अलग-अलग सिनारियो बताए गए हैं और तीनों के नतीजे मतलब जमीन आसमान का फर्क पैदा करते हैं। पहला सिनेरियो कहता है कि अगर उन्हें 7% तक वोट मिलते हैं तो शायद वो 5 से ज्यादा सीटें न जीत पाएं। सही बात है। और 7% वोट शेयर पर ना वो सिर्फ एक स्पॉइलर की भूमिका में रहेंगे। मतलब वो खुद तो बहुत कुछ नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ 15-20 सीटों पर एनडीए या महागठबंधन में से किसी एक का खेल जरूर बिगाड़ देंगे। वो उन सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो कहता है कि अगर ये आंकड़ा 7 से बढ़कर 14% तक पहुंच गया तब क्या होगा? तब तो खेल पूरी तरह बदल जाएगा। 14% वोट शेयर का मतलब है कि वो सिर्फ स्पॉइलर नहीं रहेंगे, बल्कि खुद एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इस वोट शेयर पर वो 20 सीटें भी पार कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति जो दशकों से 2 ध्रुवीय रही है, यानी एनडीए बनाम महागठबंधन, वो पहली बार एक मजबूत त्रिकोणीय मुकाबले में बदल जाएगी। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला है तीसरा सिनेरियो। अगर किसी वजह से उन्हें 14 से 17% वोट शेयर मिल गया तो वो 21 से 40 सीटें तक जीत सकते हैं और तब वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि किंग मेकर का मतलब सिर्फ सरकार बनवाना नहीं होता। इसका मतलब है कि वो दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट काट रहे हैं। सवाल ये है कि वो किसके वोट ज्यादा काट रहे हैं। क्या वो नाराज बीजेपी वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर महागठबंधन के पारंपरिक वोटों में सेंध लगा रहे हैं? इसका जवाब ही तय करेगा कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी का असली फायदा किसे मिल रहा है। तो एक तरफ ये प्रशांत किशोर का एक्स फैक्टर है जो नतीजों को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। अब जरा उन पारंपरिक सर्वे पर नजर डालते हैं जिनके आधार पर सब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और यहाँ तो गजब का कंफ्यूजन है। 3 सर्वे एक ही कहानी बता रहे हैं, एनडीए की आरामदायक जीत। दैनिक भास्कर तो एनडीए को 142 से 145 सीटें दे रहा है और चाणक्य स्ट्रैटेजी 128 से 134। जेबीसी का सर्वे भी एनडीए को 120 से 140 सीटों के साथ बहुमत के पार दिखा रहा है। हाँ, और इन तीनों सर्वे में एक पैटर्न दिखता है। इनका सैंपल साइज और इनकी जो कार्यप्रणाली है वो अक्सर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ज्यादा मजबूत मानी जाती है, जहां एनडीए का प्रभाव पारंपरिक रूप से ज्यादा रहा है। तो ये आंकड़े शायद उस वोटर की आवाज को ज्यादा मजबूती से पकड़ रहे हैं जो पहले से ही एनडीए के साथ हैं। ये एक तरफा तस्वीर पेश करते हैं। मैं भी यही आंकड़े देख रही थी और मुझे लगा कि मुकाबला शायद एक तरफा है। और फिर मैंने पोल ट्रैकर का सर्वे देखा। उसने मेरे दिमाग में सब कुछ उल्टा कर दिया। इसके मुताबिक महागठबंधन को 118 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जो 122 के बहुमत के आंकड़े के करीब या उसे पार भी कर सकती है। और एनडीए 111 से 115 सीटों पर सिमट सकता है। ये कैसे हो सकता है? एक ही चुनाव में 2 सर्वे में इतना बड़ा अंतर क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस चुनाव की पहेली है। जब सर्वे में इतना बड़ा अंतर दिखे तो इसका मतलब होता है कि जमीन पर कोई एक तरफा लहर नहीं है। हर एजेंसी की मेथोडोलॉजी अलग होती है। हो सकता है पोल ट्रैकर ने ग्रामीण इलाकों में या समाज के उन तबकों में ज्यादा सैंपल लिए हों जहां महागठबंधन मजबूत है। दूसरी वजह टाइमिंग भी हो सकती है। हो सकता है एक सर्वे वोटिंग से 10 दिन पहले किया गया हो और दूसरा वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले। इन कुछ दिनों में हवा का रुख बदल सकता है। ये अंतर हमें बता रहा है कि जमीनी हकीकत बहुत करीबी और उलझी हुई है। अच्छा, तो ये सर्वे तो हमें एक उलझी हुई तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कोई भी जीत सकता है।
लेकिन राजनीति में कहते हैं कि जहां सर्वे चूक जाते हैं वहां कभी-कभी सट्टा बाजार हवा का सही रुख पकड़ लेता है। उसका क्या अनुमान है? हाँ, ये एक दिलचस्प कोण है। सट्टा बाजार किसी वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी पर काम नहीं करता। वो हजारों लोगों की सहज भावना और जमीनी सूचनाओं पर आधारित होता है। और इस बार सट्टा बाजार का अनुमान बहुत कुछ कहता है। तो क्या कह रहा है सट्टा बाजार? आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को 120 से 130 सीटें और महागठबंधन को 115 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहा। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी कहानी है। सट्टा बाजार ना तो एनडीए की एक तरफा जीत की भविष्यवाणी कर रहा है और ना ही महागठबंधन की। ये सीधे तौर पर एक त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली की ओर इशारा कर रहा है। यह अनुमान पोल ट्रैकर के सर्वे के ज्यादा करीब है, जो एक बहुत ही करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी कर रहा था। अगर सट्टा बाजार सही साबित हुआ तो सरकार बनाने की चाबी प्रशांत किशोर या दूसरे छोटे दलों के हाथ में होगी। हर एक सीट की कीमत सोने जैसी होगी। तो इस पूरी अनिश्चितता के पीछे की वजह क्या है? एक बड़ा कारण इस बार की बम्पर वोटिंग को माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा। हमारे स्रोत में महाराष्ट्र का एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, जहां बढ़े हुए वोट शेयर का फायदा सत्ता पक्ष यानी एनडीए को मिला था। तो क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? यहाँ पर बिहार का गणित महाराष्ट्र से बहुत अलग हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। महाराष्ट्र में जो हुआ उसे हम प्रो इनकम्बेंसी वेव कह सकते हैं, जहां सत्ताधारी पार्टी का कोर वोटर ही ज्यादा उत्साहित होकर वोट करने निकला। लेकिन बिहार का पारंपरिक पैटर्न इससे उल्टा रहा है। यहाँ बढ़ा हुआ मतदान अक्सर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के खिलाफ गुस्से का संकेत माना जाता है। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इस बार की वोटिंग महाराष्ट्र पैटर्न पर है या पारंपरिक बिहार पैटर्न पर। और इस पहेली को और भी दिलचस्प बनाते हैं महिला वोटर। इस बार उनके वोट को लेकर काफी चर्चा है। 2020 के आंकड़े देखें तो मुकाबला कितना करीबी था। हाँ, उन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखना चाहिए। 2020 में 38% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था, जबकि 37% ने महागठबंधन को। सिर्फ 1% का फर्क। बस 1%। इसका मतलब ये है कि 2020 में हर 100 महिला वोटों में से सिर्फ एक वोट ने फैसला किया कि कौन जीतेगा। और पुरुषों के मामले में कहानी उल्टी थी। 48% ने महागठबंधन को और 36% ने एनडीए को वोट दिया था। यहाँ भी सिर्फ 2% का मामूली अंतर था। जब मुकाबला पहले से इतना करीबी हो, तब इस बार की बम्पर वोटिंग एक सुनामी की तरह किसी भी एक पक्ष को उड़ा कर ले जा सकती है। इस बार दोनों गठबंधनों ने महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। जिस भी पार्टी या गठबंधन ने महिलाओं को ये यकीन दिला दिया कि वो उनके लिए बेहतर काम करेंगे, वो इस चुनाव को जीत सकता है। महिला मतदाताओं का झुकाव ही तय करेगा कि 14 नवंबर को ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है। सर्वे हमें 3 अलग अलग रास्ते दिखा रहे हैं। एक में एनडीए आसानी से जीत रहा है, दूसरे में महामुकाबला बहुमत के करीब है और तीसरा रास्ता एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर जाता है। और इस सब के बीच प्रशांत किशोर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी अनुमान को गलत साबित कर सकते हैं। बिल्कुल, यह विश्लेषण हमें किसी एक विजेता का नाम तो नहीं बताता, लेकिन ये साफ करता है कि मुकाबला आखिरी गेंद तक चलेगा। हो सकता है कि सरकार का फैसला सिर्फ कुछ सीटों के अंतर से हो। असली नतीजा तो 14 नवंबर को ही सामने आएगा। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार एक बहुत ही रोमांचक राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा है। और नतीजों से परे एक बड़ा सवाल जो ये चुनाव छोड़कर जाएगा, वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर का ये प्रयोग सफल होता है? अगर वो 15-20 सीटें भी जीत जाते हैं, तो क्या बिहार की राजनीति हमेशा के लिए 2 ध्रुवीय मुकाबले से एक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल जाएगी? और अगर ऐसा होता है, तो इसका राज्य की भविष्य की राजनीति, गवर्नेंस और स्थिरता पर क्या असर होगा? ये सवाल नतीजों से भी बड़ा है।